नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर के यानी अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 134 तक बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि कैसे कैसे क्या प्रावधान है। उसको हम लोग विस्तार से भी देखे हैं और उसको हम समराइज करके भी देखे हैं और उसको हम लोगों ने सरल भाषा में भी देखे हैं। और जहाँ जहाँ पे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारा जो अनुच्छेद का श्रृंखला होगा, जो सीरीज होगी, जो पीरियड आज उसका होगा, जिसका टर्न होगा, वो है आर्टिकल 135 यानी 135 अनुच्छेद 135 होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या है इसमें प्रावधान। ठीक, हालांकि ऐसा होता है कि आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है प्रायः टीचर यही करते हैं कि जो वो बहुत ही सिलेक्टिव होकर के बता देते हैं। तो लेकिन मेरे बहुत से ऐसे मित्र होंगे जिनको ये ऐसी श्रृंखला चाहिए होती है, ऐसी एक श्रेणी चाहिए होती है कि जहाँ पर उनको क्या हो, पूरी की पूरी अनुच्छेदों, पूरे संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उनकी पूरी क्या उन्हें चाहिए, सूची चाहिए, एक प्रकार से पूरा डिटेल्स चाहिए। तो उनके लिए है ये वीडियो, ये सीरीज़ है, ये लिस्ट जो प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे अनुच्छेदों को कवर करेंगे, देखेंगे कि किसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे 135, इसमें क्या शक्तियाँ हैं, क्या बातें कही गई हैं, और बहुत ही सरल भाषा में बातें यहाँ पर देख लीजिए, इतनी सारी कही गई हैं, इतने प्रोविज़न हैं। हम लोग बस केवल एक दो लाइन में ही इसको समझ लेंगे। आप एक बार इस बात को समझ लेंगे तो उसके बाद जब आप अपना नोट बनाएंगे, बहुत ही छोटे और कम शब्दों में लिखेंगे, तो आप जब उसका रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा, और आप कर भी पाएंगे रिवीजन। तो मित्रों देखते हैं क्या है। विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग होना। ठीक, देखिए संविधान की भाषाएं थोड़ी सी जटिल हैं। अगर आप हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में तो ठीक ठाक है, लेकिन मैं जो है हिंदी माध्यम के लिए ही ये चैनल बनाया हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के भी आएँ तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो कोशिश करेंगे समझने की। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विद्यमान से मतलब क्या होता है कि जो अभी लागू है, और विधि से क्या तात्पर्य होता है, लॉ से यानी कानून से, अधीन उसके अंतर्गत। फेडरल न्यायालय मतलब संघीय न्यायालय होता है, यानी जो संघ का न्यायालय होता है उसी को बोलते हैं संघीय न्यायालय। क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। जैसे कि हम लोग जब बात किए होंगे कि क्षमादान की शक्ति होती है ना राष्ट्रपति के पास, तो उसमें हम लोग बात किए थे, और वो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे आगे जब चलेंगे तो हम लोग देखेंगे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक, इन दोनों में क्या अंतर है? वो संघीय न्यायालय के द्वारा संघ के किसी न्यायालय द्वारा जो है, अगर कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड तक अगर दे दिया गया हो, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसके उस दंड को या तो कम कर सकता है, या तो एकदम से ही बदल सकता है, या फिर उससे ख़त्म ही कर सकता है उस दंड को ही। तो वो कैसी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग डिटेल कर चुके हैं कि क्या क्या उसमें कार्य होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाकर ख़त्म होती है। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप उसको अवश्य देखिएगा, आपके ही इसी चैनल पर और इसी प्लेलिस्ट में जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में ही वो है। तो देखते हैं हम लोग, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या 34 के उपबंध में लागू नहीं होते अधिकारिता और शक्तियां होंगी, यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त थी। यहाँ पर देखिए क्या है कि जब हमारी संविधान नहीं बनी तो इसी को फेडरल न्यायालय बोलते थे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग समझते हैं क्या है कि यहाँ पर बातें ये कही गई है कि जब अगर संसद, यानी संसद मीन्स क्या होगा? पार्लियामेंट कौन है? संघ की विधायिका किसकी है? यूनियन, या फिर कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या है ये? एक प्रकार से क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट समझने के लिए ये क्या है? उसकी पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है? आप इसके बारे में अवश्य जानते होंगे। इसी को बोलते हैं हिंदी में विधायिका। ठीक, विधायिका बोलते हैं, या फिर इसी को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। आप इसको समझिएगा कि अगर क्या हो कि अगर ये विधायिका यानी संसद कोई उपबंध न करे,
कैसे वो बंद ना करे, जो हम लोग पिछले वीडियो में समझे हैं अनुच्छेद 133 से लेकर अनुच्छेद 134 में जो प्रावधान नहीं है, अगर उसके संबंध में अगर कोई उपबंध ना करे, कौन, संसद ना करे, तो क्या होगा, तो भी वो अपने कार्य कर सकती है। कौन, उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार जो है, उसको जो अधिकार दिए गए उसका कार्य कर सकती है, उसका उपयोग कर सकती है। आप लोग फिर समझिएगा, थोड़ी सी ये घुमाने वाली बातें हैं, मैं इसको और सरल बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए अनुच्छेद 133 और 134 में जो उपबंध ना हो, ठीक, उपबंध ना हो, ऐसे विषय में अगर इसमें उपबंध ना हो तो उच्चतम न्यायालय कोई कार्य इस संबंध में नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, जब संविधान में अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 में कोई उपबंध ही ना हो, कोई प्रावधान ही ना हो, तो इसके संबंध में क्या उच्चतम न्यायालय कोई कार्य कर पाएगी, इनकी शक्तियों का उपयोग कर पाएगी जो शक्तियाँ इसमें दी गई हैं? तो हरगिज नहीं कर पाएगी। आप लोग इसके बारे में भली भांति ही परिचित हैं। यदि इसमें दिया हुआ है तो इसका उपयोग कर लेंगी, मान लीजिए, ठीक। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें उपबंध किए गए हैं तो हो गया। अब बात ये आती है कि जब संविधान प्रारंभ होने के ठीक पहले अगर हम लोग बात करेंगे, संविधान के ठीक प्रारंभ होने के पहले जब अगर इसको शक्तियां ही नहीं दी गई होंगी, किसको, उच्चतम न्यायालय को अगर इस संबंध में शक्तियां नहीं दी गई हो अनुच्छेद 133 134 के संबंध में, तो क्या ये अपने कार्य कर सकेंगी? नहीं कर पाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो पहले प्रावधान था, यानी कि जो पहले प्रावधान था, कब, संविधान लागू होने से पहले जो प्रावधान था उसका उपभोग तो ये करेंगी ही, जो इनको शक्तियां मिली रहेंगी वो करेंगी ही, लेकिन इस आर्टिकल के संबंध में अगर नहीं है तो ये नहीं करेंगी। बस इतना सा केवल बात समझना है आपको, और इसमें सब चीज़ें केवल घुमाने वाली बातें हैं, ठीक। इसको अगर एक सरल भाषा में समझा जाए तो ये समझा जा सकता है कि ये संविधान लागू होने से पहले जो प्रावधान थे, जिस प्रावधान के अंतर्गत वो कार्य कर रहे तो वो करेंगे। यदि अगर संसद अगर कोई उपबंध ला दे, कोई विधि ला दे, कोई कानून ला दे, कोई अधिनियम ला दे कि हाँ इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो ये कार्य और कर सकती है, तो उसके कार्य क्या होंगे, कार्य क्षेत्र बढ़ जाएंगे। यदि नहीं लाती है तो जो पहले से प्रावधान थे उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करती चली जाएगी। हाँ, अनुच्छेद 133 और 134 के अंतर्गत जो है वो क्या होंगे, ऐसे विषयों में शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक। ऐसे विषयों में शामिल नहीं किए जाएंगे, किसमें, क्योंकि इसमें तो पहले ही से ही प्रावधान है। जब संविधान लागू हुआ उसमें तो ये पहले से था ही ना। अब अगर हम लोग संविधान लागू होने से पहले की बात करेंगे तो जो इसमें प्रावधान नहीं थे, जो उसको शक्तियां प्राप्त थी, उस शक्तियों को क्या करेगी, उपभोग करेगी। मान लीजिए ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा और भी इसको डिटेल ले चलता हूँ कि क्या हुआ कि संसद ने क्या किया, संविधान लागू होने से पहले ही संसद तो कार्य कर ही रही थी, संसद क्या कर दी, उसी कार्य जो शक्तियां इसको प्राप्त थी, किसको, उच्चतम न्यायालय को, जिस शक्तियों के द्वारा वो कार्य कर रही, जिस अधिकार के द्वारा वो कार्य कर रही थी, उस अधिकारों में ही या तो वो कमी ला दे पहले ही, संविधान लागू होने से पहले, तो क्या होगा, तो उसके शक्तियों में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर पहले से उसमें और भी ज़्यादा एक्सटेंशन कर दे, और ज़्यादा इंटरेस्ट कर दे, यानी कि और विस्तारित कर दे, तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही आपके पास। तो मित्रों, आज ये थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा घुमावदार था, भाषाई रूप में अगर देखा जाए तो बहुत ही कठिन लगेगा आपको, लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को दूर करने का भरसक प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 136 के साथ ही। तब तक के लिए नमस्कार।